हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन रिंग्स के बारे में। वहाँ मैंने आपको एपरेटस बताया था, किस तरह से एपरेटस होता है। एक सोर्स से लाइट आता है, यहाँ पर एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर अब हम क्या करते हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पर रख देते हैं। एक साइड इसका प्लेन होता है, दूसरा साइड इसका कॉन्वेक्स टाइप का होता है और एज ए डायग्राम इसको रख दिया जाता है। एक साइड से इसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेट होता है। यहाँ पर एक अपन जो है प्लेट रख देते हैं, कांच की प्लेट होती है और ये क्या करती है, इस रे को डिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है और ये रे टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट होकर के जाती है। जब हम इसको इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पर आपकी ये जो है ना, इसके बीच में यहाँ एक एयर की वाइड शेप फिल्म बन जाती है और उस वाइड शेप फिल्म के कारण से यहाँ पर ऊपर की तरफ से हम देखते हैं आईपीस से, तो उस आईपीस से हमें क्या दिखाई देता है, उस आईपीस में हमें इस तरह से सर्कुलर रिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सर्कुलर रिंग्स का हमें यहाँ पैटर्न मिलता है। एक्चुअल में ये पैटर्न आपका इंटरफेरेंस पैटर्न ही होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एम्पलीट्यूड के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से हमें यहाँ पर जो है न्यूटन रिंग्स मिलती है। इस वाले लेक्चर में हम न्यूटन रिंग्स के कंडीशंस निकालेंगे, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकालेंगे और वो दोनों कंडीशंस निकालने के बाद में हम जो है यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। जो आपका सोर्स है एस, इस सोर्स एस का वेवलेंथ हम निकालेंगे कि कितने वेवलेंथ का लाइट इससे आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम में मैंने यहाँ शो कर रखा है कि यहाँ पर जो है आपके इस तरह से ये एक एल कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ रख रखा है और यहाँ पर एक बहुत मिनिमम, बहुत ये कह सकते हैं लेस है ना, एंगल की एक सर्कुलर वाइड शेप फिल्म यहाँ पर बन जाती चारों तरफ, क्योंकि लेंस आपका ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आपका लेंस रखा हुआ है ऐसे। तो ऑब्वियस बात है इसके चारों तरफ क्या रहेगा, प्लेन पर, तो चारों तरफ इस पे जो है वाइड शेप फिल्म इसके ऊपर बन जाएगी और हमें जो है इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन में दिखाई देगा। तो अब यहाँ से अपन निकालते हैं सबसे पहले कंडीशन कि यहाँ पर जब ये कंडीशन होती है तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी एस ए है, ठीक है, ए से रे आपकी ऑपरेट होती है इस जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, और ये क्या होती है, यहाँ से ए बी दिशा, AR1 दिशा में, ठीक है, AR1 दिशा में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और इस पॉइंट को मैं एक और नाम देता हूँ, ये पॉइंट बोल देता हूँ मैं C। और दूसरी रे जो होती है आती है रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से वापस से क्या होती है, ये रिफ्रैक्ट होके आती है, अपवर्तित होके यहाँ आती है और यहाँ से वापस से क्या होता है, इसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है। एम्पलीट्यूड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उससे हमें ये दोनों रेज मिलती है। तो AR1 और BCR2 ये आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज होती है। इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज में क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस होता है और हमें यहाँ पर जो सर्कुलर यहाँ पर हमें फ्रिंज मिलती है, ब्लैक, डार्क एंड वाइट या डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर हमें फ्रिंजेस यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो दोनों रेज है आपकी ये है, तो इन रेज के बीच जो पार्ट डिफरेंस है AR1 और BCR2, इनके बीच पार्ट डिफरेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो आपका यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया है, ये वाला पोर्शन तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, बट ये रे यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ गई है और इसको अपन निकाल चुके हैं। वाइड शेप फिल्म में हमने इसको फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो पार्ट डिफरेंस आएगा आपका del1 दैट्स इज इक्वल टू, इसको हमने फाइंड किया है और वो फाइंड किया था हमने 2 mu t cos थीटा प्लस r, 2 mu t cos ऑफ थीटा प्लस r, जहाँ थीटा क्या है, ये जो नॉर्मल सा एक छोटा सा एंगल बनता है यहाँ पर, वो है ये थीटा। r जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन एंगल होता है। यहाँ से ये कंडीशन हमें मिलती है, इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ मैं इसको। इतना पार्ट डिफरेंस रहेगा AR1 और BCR2 के बीच में। अब यहाँ से मैं कह दूँ कि यदि यहाँ पर ये जो म्यू क्या है, यहाँ पर म्यू इस जो है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी जो है यहाँ पर जो अपने पास जिस जगह पर ये ऑपरेट हुई ना, उस जगह फिल्म की मोटाई है,
फिल्म की विड्थ है, और यहाँ से ये थीटा, ये फान जो आपका फान एंगल बोलते हो, या आप इसको वाइड शेप जो अपनी फिल्म बनी है उसका जो है वाइज एंगल हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ से आर ये है आपका। यदि मैं बोल दूँ कि आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जब आपकी रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो आई इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू भी 0 होगा। साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने आपको शो करने के लिए इतना इसको ऐसे बनाया है मैंने, बट ये जो यहाँ पर जो एयर की वेज शेप फिल्म बनती है ये बहुत 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 थिन होती है, तो थीटा भी आपका अप्रोक्सीमेट 0 आता है। जब ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखता हूँ तो कॉस थीटा प्लस आर, दोनों 0 होने से कॉस थीटा प्लस आर की कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस जो मेरे पास आता है वो बचता है 2 म्यू टी। इक्वेशन नंबर 2 मुझे यहाँ मिल जाती है। इतना पार्ट डिफरेंस इसमें हो जाता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर अब कहते हैं कि AR1 का जो रिफ्रैक्शन यहाँ से हो रहा है AR1, या कि AR1 का रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये कौन से मीडियम से, ये बहुत कॉर्नर पे ऑपरेट होती है और लेंस बहुत बहुत पतला है, बहुत पतला लेंस अपन लेते हैं यहाँ पर। आप उसको देख के बता भी नहीं सकते कि इतना पतला लेंस है वो, आपको समतल प्लेट की भांति ही दिखाई देगा, एक प्लेन प्लेट के अकॉर्डिंग ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपन यही कहते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है ये बहुत कम एंगल होता है, बहुत छोटी सी पतली सी जगह होती है। अपन ये कहते हैं लगभग कि इसका रिफ्लेक्शन तो किससे होता है? आपका रेयर मीडियम से होता है, तो उसमें स्टोक्स के रूल से कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। बट ये जो रे है ना आपकी यहाँ जो आ रही है इसकी कोई ना कोई मोटाई है, तो इसके कारण से इस BCR2 का रिफ्लेक्शन जो होता है वो कौन से होता है? तो BCR2 का रिफ्लेक्शन जो होता है वो डेंसर मीडियम की सरफेस से होता है। तो डेंसर मीडियम की सरफेस से होने के कारण से यहां से क्या हो जाता है, यहां से जो है इसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 भी क्रिएट हो जाता है। तो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस जो हमारे पास में होता है वो होता है 2 म्यू टी माइनस λ/2। इक्वेशन 3, ये अपने पास रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस होता है जो स्टोक्स के रूल से डेंसर मीडियम के कारण से, ठीक है। अब हम ये कहें कि जब रिफ्लेक्टेड रे होती है इसके बीच में रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस, अब यदि ये पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, ये पार्ट डिफरेंस ये किसके इक्वल हो जाए? हमने बात करी थी वाइड शेप फिल्म में, और वहां हमने इसकी कंडीशन निकाली थी कि हमें कब यहां पर जो है अदीप्त फ्रिंज जो डार्क फ्रिंज मिलेगी, जब पथांतर कितना हो जाए 2n-1 λ/2 हो जाए। जब पार्ट डिफरेंस 2n-1 λ/2 मतलब लैम्बडा का जो है λ/2 का इंटीजर, जिसे अपन कहें ओड इंटीजर मतलब λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 ऐसे तो होगा। तो जब पार्ट डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस इतना होता है तो हमें यहाँ पर क्या मिलती है, ये कंडीशन हमें डार्क फ्रिंज देती है, ठीक है। ये कंडीशन हमें डार्क फ्रिंज देती है। या फिर मैं इस वैल्यू को अगर यहां रखता हूं मैं, तो यहां से मुझे क्या मिलता है, यहां से मुझे मिलता है डेल इज इक्वल टू ये 2n λ/2 माइनस का λ/2। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 2 म्यू टी माइनस λ/2। ये इससे कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ये होता है n λ। मतलब दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों कंडीशंस के लिए मुझे डार्क फ्रिंजेस यहां पर दिखाई देती है। तो यहां पर जब पार्ट डिफरेंस ये होता है तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण से मुझे क्या दिखाई देती है, यहां पर डार्क फ्रिंज इस यहां पर जो आईपीस लगा होता है उसमें मुझे दिखाई देती है। अब हम यहां से आगे चलते हैं, तो यहां पर हम ये कह दें यदि इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रेज ऑपरेट हो रही है ना, इस पॉइंट पर अगर फिल्म की मोटाई Tn है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 म्यू Tn इज इक्वल टू n लैम्बडा। जहां Tn क्या है, इस जगह पर, जिस जगह ये रे ऑपरेट हो रही है ना, इस जगह फिल्म की मोटाई है, जो वाइट शेप फिल्म बनी ना उस फिल्म की मोटाई है, यहाँ पर विड्थ है। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ जाती है 4। तो ये 4th इक्वेशन निकाल दी, ये अपने पास डार्क फ्रिंज की कंडीशन आ गई। n बराबर 0, 1, 2, 3 यहाँ पर हो सकता है। n इज इक्वल टू में यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रख सकता हूँ, 0, 1, 2, 3 के लिए मुझे 0 के लिए पहली, 1 के लिए दूसरी, 2 के लिए तीसरी, इस प्रकार से मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस फाइंड आउट होगी। अब ये अपन यहाँ पर कहते हैं
कि इसी प्रकार वे पॉइंट्स जहां पर पाथ डिफरेंस जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन रिफ्लेक्टेड रे में पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्बडा होता है, मतलब डेल इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये हो एन इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए, एन इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 के लिए, तो वहां पर क्या मिलती है मुझे, जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा का जो है मल्टीपल इंटीजर हो, कंप्लीट मल्टीपल इंटीजर हो, तो हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और हमें क्या मिलती है पाथ डिफरेंस लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा के लिए हमें क्या मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इस वैल्यू को मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ फिर से, तो ये बन जाता है आपका एन लैम्बडा दैट्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2, इसको उठा के उधर ले जाओ तो 2 म्यू टी दैट्स इज इक्वल टू कितना बनेगा एन प्लस 1/2, कॉमन ले लिया लैम्बडा मैंने, ये तो n प्लस 1/2, मतलब पार्ट डिफरेंस डेल एन लैम्बडा हो या n प्लस 1/2 लैम्बडा हो, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पर मुझे ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर मुझे फाइंड आउट होती है। तो ये मुझे ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाती है। यदि यहाँ पर इस जगह जो है अगर फिल्म की मोटाई इसके बिल्कुल पास में बनती है, तो इस जगह फिल्म की मोटाई अगेन अप्रोक्सीमेट Tn हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 म्यू Tn इज इक्वल टू ये, और इक्वेशन नंबर 5 मुझे मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन मिल गई मुझे किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है ना, और वो कंडीशन जो मिली थी मुझे वो डार्क फ्रिंज के लिए मिली थी। तो इस प्रकार डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए हम दोनों कंडीशंस निकाल सकते हैं, और यहाँ पर इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं इतना, है ना। और वायु फिल्म की अगर बात कर लें तो 2t बराबर एन लैम्बडा, और दीप्त फ्रिंज के स्थान पर 2t इजिकल टू एम म्यूजिकल टू 1 रख दूं, अगर मैं इसमें म्यूजिकल टू 1 के लिए क्या होगा, म्यूजिकल टू 1 अगर इस वायु की फिल्म बनी है, उस वायु की फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं 1 होता है, तो ये 2tn बराबर एन लैम्बडा और 2tn बराबर n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा, ये अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये हमने रिफ्लेक्टिंग जो अपने पास रेज है उसके बीच पार्ट डिफरेंस निकाले। अगर हम आगे निकालना चाहते हैं, अगर आप कहते हो भाई सर हमें तो ट्रांसमिटेड भी वेव होती है, यहाँ से ट्रांसमिट, यहाँ से भी आप देख सकते हो इसको, बट वहाँ से जो आपका इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, इमेज जो बनता है उसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं होता है, इसी कारण से हम इस रिफ्लेक्टेड वेव को ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ पर कंडीशंस इन्वर्टेड हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंडीशंस एक दूसरे के इन्वर्टेड है। जहाँ पर मुझे रिफ्लेक्टेड रे में मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलती है, उसी जगह पर मुझे रिफ्रैक्टेड रे में क्या मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलती है। और जिन जगहों पर रिफ्लेक्टेड रे में मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलती है, तो रिफ्रैक्टेड रे में उन्हीं जगहों पर मुझे, या ट्रांसमिटेड रे में उन्हीं जगह मुझे क्या मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल ये इन्वर्टेड कंडीशन हो जाती है, वो निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर इस वाले को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है रिफ्लेक्टेड रे के लिए। आगे इसमें हम कहते हैं, तो आगे हमारे पास जो कंडीशन रहेगी, तो अगली कंडीशन के लिए यहाँ से हम कहें कि हम इसके जो है आपकी डार्क फ्रिंजेस हैं और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो उसके अपन क्या निकाले, डायमीटर निकाले। आगे में जरूरत पड़ेगी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, तो डायमीटर यहां से अपन जो है बात कर लेते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज, डार्क और ब्राइट फ्रिंज के अपन डायमीटर यहां से निकाल लेते हैं। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इसी, अगर मैं डायग्राम को देखो रीअरेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ से मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो है भाई ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है आपका एक सर्कुलर पाथ ही तो है ऐसा, ये आपका एक, ये लेंस इसी सर्किल का तो हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है, जब इस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर होगा इसका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसका वक्रता केंद्र, है ना, इसका कॉन्केविटी सेंटर इसको अपन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये सी में बोल देता हूं, इसको पॉइंट सी नाम दे देता हूं इसको मैं, कॉन्केविटी सेंटर, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्केविटी सेंटर को सी नाम दे दिया, और यहां से जो रे आ रही है आपकी, इस रे को मैं यहां से, इस रे को भी हटा देता हूं, अपन सिर्फ डायग्राम यहां से रिफ्लेक्टेड रे को ही देख रहे हैं, और ये मैं इस डायग्राम को यहां से हटा देता हूं एक बार, ताकि यहाँ चीज़ें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से ये आपका जो है लेंस था, और ये जो आपका लेंस है, ये इस जो है पोर्शन का हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसका वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। तो यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ यहाँ तक, और ये पोर्शन में ए नाम दे देता हूँ,
है ना। यहाँ से मैं इसको यहाँ ड्रॉ करके मिला देता हूँ ऐसे, ये मैंने मिला दिया इसको यहाँ पर, और ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ऐसा हो जाता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे मिल जाती है। और यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी मैं इससे नीचे वाले पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट से इसको मैं ड्रॉ करके मिला देता हूँ कुछ ऐसे, ऐसे मिला दिया इसको मैंने। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे मैंने इसको ड्रॉ करके नीचे की तरफ मिला दिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला है, और ये पॉइंट जहाँ एक कट हो रहा है ना, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ई पॉइंट। यहाँ कट हो रहा है ये, ठीक है, इसे मैंने ई पॉइंट नाम दे दिया। और यहाँ से इस जगह जो फिल्म की मोटाई, फिल्म की जो विड्थ है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो फिल्म की विड्थ है, उस विड्थ को मैंने बोल दिया क्या है, ये बी पॉइंट ये था, ये टी मोटाई, टी एन मोटाई की विड्थ है यहाँ पर ए पॉइंट पर। ए पॉइंट मैंने कहा ना बिल्कुल कॉर्नर पर, सेंटर पर होता है, मतलब बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पर यहाँ होता है। हमने इसको यूज़ भी किया था अभी, मैंने कहा था बहुत पतला लेंस और कॉर्नर पर ए पॉइंट होता है बिल्कुल। ये इस तरह से कंडीशन होती है, और ये इस जगह पर फिल्म की विड्थ टी एन है। तो ऑब्वियस बात है, जब ए बी बराबर ये है तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा आपका, ये भी जो है आपका इतना ही होगा। और ये पॉइंट जो है यहाँ पर जो आ रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ओ। तो ई ओ क्या है आपका, ये वाला पोर्शन। तो ई ओ और ए बी एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। यहाँ से अपन इस चीज़ को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ से बना दिया। और यहाँ पर ये जो प्लेट P है और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने यहाँ पर B पॉइंट, इस जगह मैंने इसको नाम दिया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है, और यहीं से इसको मिलाया मैंने, है ना। या फिर मैं इसको यहाँ पॉइंट अगर मैं इधर नीचे ले लूँ यहाँ पर, तो भी वो एक ही बात है। यहाँ पर से जो अपना बिल्कुल B पॉइंट दे के इसको छोड़ देंगे। अब देखो क्या होता है इसमें, आगे की हम बात करते हैं। तो आगे इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कॉन्केविटी मिल दी ए पर, जो वायु फिल्म की मोटाई बोल दी ईओ के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। अब यहाँ पर nth फ्रिंज बनती है जिसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ पर जो है अपने पास में टी एन मोटाई पर कितनी बनती है, 8 टी एन विड्थ। इस पर हमें कौन सी फ्रिंज मिलती है, हमें nth फ्रिंज यहाँ पर मिलती है, हमें nth फ्रिंज मिलती है इस टी एन ए पॉइंट के ऊपर। जिस टी एन जहाँ मोटाई टी एन है इसकी, वहाँ मुझे nth फ्रिंज मिल रही है। और इस nth फ्रिंज की जो रेडियस है ना आर एन, स्मॉल आर एन, और ये रेडियस किसके इक्वल होगी, तो इसकी रेडियस होगी ई ए के इक्वल। कैसे लिख दिया मैंने भाई, मैंने कहा कि आपका जो है ये इस तरह से लेंस रखा हुआ है, ये लेंस है आपका, ये सपोज करो ये आपकी टी मोटाई की प्लेट थी और आपका लेंस ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर, और इस जगह पॉइंट ए है और यहाँ पर ही बन रही, तो ऑब्वियसली सर्कुलर रूप में मुझे यहाँ मिल रही है फ्रिंजेस। तो सेंटर से यहाँ पर जो मुझे फ्रिंज मिलेगी सर्कुलर रूप में, उसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी ना, तो उसकी रेडियस ई ए बराबर क्या है, पूरी घूम के मिलेगी, और वो टी ई ए के इक्वल इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो अब हम लगा दें इसमें पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल कहते हैं कि अपने पास में यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है ये, और उस ट्राइंगल के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम कहते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो ये पॉइंट रहेगा यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, ये देखो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन है बिल्कुल आपकी, तो ये आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब सी एन का स्क्वायर, तो सी ए का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ई सी का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ई ए का स्क्वायर। ये ई ए की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, यही है, ऐसा ही हो जाएगा। ई ए स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, और ये ई ए कितनी ली है मैंने अभी, आर एन ली है, तो ये आर एन का स्क्वायर बन जाएगा। भाई रेडियस निकालेंगे, रेडियस के बाद जस्ट डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, डायमीटर मिल जाएगा, और डायमीटर पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आर एन है ना, डार्क और ब्राइट फ्रिंज, अगर इस पॉइंट ए पर डार्क फ्रिंज हो तो उसकी कंडीशन निकल जाएगी, और ब्राइट फ्रिंज हो तो उसकी कंडीशन निकल जाएगी। तो आर एन ये हो जाएगा आपका, और सी ए कितनी है, सी से ए तक की डिस्टेंस, ये आपकी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, माइनस ई सी की बात करते हैं, तो ई सी किसके इक्वल होगा, तो ई सी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं इस सी ओ में से इस ई ओ को
सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं लिख दूं CO माइनस EO, इस CO में से इस EO से तो EC निकल जाएगा, CE निकल जाएगा, और ये कितना है आपका CO कितनी है, तो CO EC कितनी है, तो CE आपकी यहाँ पर निकालनी है, ये रही EC या CE, इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसका क्या है आपका होल स्क्वायर है। RN स्क्वायर बराबर वैल्यू पुटअप कर दूं तो कैपिटल R स्क्वायर, मुझे बताओ ये CO कितनी है, जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये तो सेंटर और ये भी आपका कितना होगा CO, कैपिटल R के इक्वल ही होगा, तो कैपिटल R माइनस E से O तक की डिस्टेंस, मैंने कहा था कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा आपका TN और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये nth जो अपने पास फ्रिंज है वो डार्क या ब्राइट कौन सी, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन nth फ्रिंज की जो रेडियस है वो हमें रेडियस इतनी मिल जाती है यहाँ पर इसकी, ये रेडियस मैंने इसकी निकाल दी। ठीक है ना, और अगर हम ये कहें कि जो यहां पर TN है, ये TN इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, एक कंडीशन लगा देते हैं, वही आपका TN है, ये TN फिल्म की मोटाई है, ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, क्योंकि हम पतला लेंस ले रहे हैं, उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ से ये जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कर देता हूँ। रुको एक बार, यहाँ से मैं क्या, TN की वैल्यू इस R से कैसी है, बहुत 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 कम है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसको अपन एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर हम इसकी कंडीशन बाद में रख देंगे। तो सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा देखे ज़रा, तो ये रहेगा आपका RN स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू R स्क्वायर तो था माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, साथ में माइनस का अंदर मल्टीपल, तो A का स्क्वायर है ना, फिर ये B का स्क्वायर और फिर माइनस, लेकिन इस माइनस के कारण से प्लस 2RTN। अब लगा दूंगा इसमें कंडीशन में, एक तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, साथ ही साथ ये TN है, ये बहुत कम है R के कंपैरिजन में, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो और भी कम होगा, तो उसको नेग्लिजिबल मान ले, तो हमारे पास RN स्क्वायर जो बचेगा ना, वो बच जाएगा कितना, यहाँ से 2R और ये TN, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। ये RN स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी मैंने सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, अब हम इसका निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डायमीटर निकाल लें, तो डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर कितना होगा, तो ये DN दैट्स इज इक्वल टू, nth फ्रिंज की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 2 इंटू RN, R का डबल, तो DN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और ये बन जाएगा अंडर रूट 2RTN, ये इक्वेशन नंबर 7, ये हमारे पास डायमीटर आ गया इसका nth फ्रिंज के लिए। जो nth फ्रिंज है उस nth फ्रिंज का मैंने निकाल लिया डायमीटर। ठीक है, सॉल्व करके इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई इस 2 को उठा के अंदर ले जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा आपका अंडर रूट में, भाई 2 अंदर जाएगा तो 4, 4 to 8, तो 8RTN, और सिंप्लीफाई करके इसको इस प्रकार से भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन डार्क फ्रिंजेस की। भाई मैंने कहा N पर कुछ भी हो सकती, पॉइंट A पर कुछ भी हो सकती है, जहाँ मोटाई TN है वहाँ पर डार्क फ्रिंज भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, तो अपन डार्क फ्रिंज की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पहले। डार्क फ्रिंज क्या होगी उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, तो डार्क फ्रिंज क्या होगी आपके, तो डार्क फ्रिंज के लिए अपन ने ये कहा था कि हमने यहाँ पर एक इक्वेशन देखी थी, और इक्वेशन हमारे पास में थी ये वाली 2 म्यू TN इज इक्वल टू n लैम्डा, ये वाली है ना, तो फ्रॉम, ये डार्क फ्रिंज के लिए निकाली थी मैंने ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 अपन इक्वेशन 4 को यूज कर दें इसके अंदर, तो DN दैट्स इज इक्वल टू अंडर रूट 8R, और TN की वैल्यू यहाँ से रख दूं मैं तो कितना होगा n लैम्डा ओवर 2 म्यू आ जाएगा, बिल्कुल 2 म्यू नीचे आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर कितना बचेगा, DN इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 की जगह कितना हो जाएगा, अब ये 4 बन जाएगा, 4RN लैम्डा ओवर म्यू, ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी हमारे पास। ये डार्क फ्रिंज की हमारे पास कंडीशन आ गई, उसका हमारे पास डायमीटर आ गया, ठीक है ना, n लैम्डा R अपॉन में ये म्यू, चाहो तो इस 4 को बाहर ले सकते हो, अदरवाइज अंदर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें वायु फिल्म के लिए, एयर, अगर मैं बोल दूं कि एयर में फ्रिंज बन रही है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो DN इज इक्वल टू कितना बन जाता है 2 अंडर रूट म्यू की जगह 1 रख दूं तो RN लैम्डा, इक्वेशन नंबर 9 हो जाती है। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। और डार्क फ्रिंज के बाद अपन बात कर ले ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए भी यही कंडीशन,
तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, है ना, अपन डायमीटर निकाल लें ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या निकाली थी मैंने यही कहा था, यहाँ से इस वैल्यू को निकाल के टीएन की वैल्यू को मैं इसमें लाके रख दूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 इक्वेशन से डी एन इजिकल टू कितना बनेगा, अंडर रूट में ये आपका 8 है, आर है ना, टी एन कितनी है, तो यहाँ से नीचे आएगा तो ये बन जाएगा, इसको मैं लिख दूँ 2n + 1/2, है ना, तो 2n + 1/2, है ना, 2n + 1/2, साथ में क्या है आपके ये लैम्बडा, है ना, बिल्कुल एट आर, टीएन की जगह टीएन की वैल्यू तो 2n + 1/2, और साथ में बटे में कितना रहेगा ये, तो बटे में आ जाएगा 2 म्यू, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 म्यू, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व कर लें इसको, तो dn इजिकल टू ये 2 to 4 बन जाएगा 2, तो अंडर रूट में 2, और साथ में कितना हो जाएगा ये बन जाएगा r, है ना, 2n + 1 लैम्बडा अपॉन में म्यू, तो 2r, है ना, 2n + 1 लैम्बडा अपॉन में म्यू। ये nth अपने पास में कौन सी आ जाएगी, ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ इसको 10। अब फ्रिंज विड्थ निकालते हैं यहाँ से। तो फ्रिंज विड्थ क्या करेंगे भाई, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पैटर्न आपको मैंने बताया था, इसका पैटर्न कैसा होता है, इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, जैसे कि ये आपकी ये होती है फ्रिंज, फिर इसके बाहर सर्कुलर रूप में ये डार्क फ्रिंज के बीच में ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंज, फिर इसके बीच में ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंज, फिर इसके बीच में ब्राइट, ऐसा ही होता है हमारे पास पैटर्न। तो पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, तो अपन ये कहें कि भाई 2 फ्रिंज गैप निकालता हूं मैं, तो अगर मैं यहाँ से गैप निकालना चाहूँगा या फ्रिंज विड्थ निकालना चाहूँगा, किसकी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहूँगा, तो nth और n + 1th डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, ये आपका क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज गैप होगा, इन दोनों बीच में ब्राइट फ्रिंज है। तो यहाँ से मैं इस पैटर्न के बेस पर क्या कहता हूँ कि यहाँ से मैं निकालता हूँ फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कहें कि फ्रिंज विड्थ जो होगी बीटा इजिकल टू Rn + 1, बीटा इजिकल टू Rn + 1 nth और Rn, भाई फिलहाल वही वैल्यू ले लेता हूँ, तो n + 1th जो रेडियस है उसके और nवी रेडियस, इन दोनों के बीच का अपन गैप निकाले तो फ्रिंज विड्थ निकल जाएगी, बाद में कंडीशन लगा देंगे। और Rn + 1, है ना, तो यहाँ से अपन ये कहें कि जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन से हम ये कहें कि ये इक्वेशन निकाली थी मैंने, इक्वेशन नंबर ये वाली, इक्वेशन नंबर 9, तो फ्रॉम इक्वेशन 9 से मैं रख दूँ वैल्यू, तो इक्वेशन 9 से क्या हो जाएगा आपका भाई, ये dn है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कर दूंगा 1/2, ये 2Rn + 1 और माइनस का Rn, तो बीटा इजिकल टू क्या बन जाएगा, 1/2 तो है ही सही, और 2Rn डबल हो जाएगा, Rn का डबल dn, तो ये बन जाएगा dn + 1th माइनस का dn, ये भी तो 2 बनेगा। अब dn + 1 कितना होगा, तो बीटा इजिकल टू ये बन जाएगा 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कितना आया था हमारे पास, dn की वैल्यू कितनी आई थी, ये इक्वेशन नंबर 9 से, ये कितनी आई थी, म्यू बराबर 1 के लिए, या अगर म्यू की वैल्यू भी रखना चाहो म्यू सहित इसको, तो वो भी आप रख सकते हो। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, तो यहाँ से अपन फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे इसकी, तो क्या बनेगा देखें ज़रा, इसमें रख देते हैं भले इक्वेशन 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 8, है ना, यूज इक्वेशन नंबर 8, इसको अपन यूज कर देते हैं इसमें। तो dn इजिकल dn + 1 कितना है बताओ ज़रा, तो dn + 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ n + 1 रख दो, तो अंडर रूट में कितना है आपका, यहाँ से 4r कितना है, n + 1 लैम्बडा, और अपॉन में कितना है म्यू, ठीक है, और माइनस का dn कितना रहेगा, तो dn रहेगा 4r n लैम्बडा अपॉन में म्यू, ये होगा आपका। ये दोनों कंडीशंस यहाँ से लगा दी मैंने। अब 4r और लैम्बडा अपॉन म्यू अंडर रूट वाला कॉमन आ जाएगा, तो बीटा इजिकल टू ये अंडर रूट में कितना 2 बाहर निकाल दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा अंडर रूट में r, है ना, और लैम्बडा अपॉन में म्यू, ये तो बाहर निकल गया, और इस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में क्या बन गया, n + 1 और अंडर रूट में माइनस के अंडर रूट में ये आ जाएगी हमारे पास। ये किसकी कंडीशन आ गई भाई, हमने डार्क फ्रिंज की बात की है, और डार्क फ्रिंज के बीच में कौन सी फ्रिंज होती है, तो ये ब्राइट फ्रिंज विड्थ आ गई, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है, डार्क के दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है, तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ आ गई आपकी, तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ आ जाती है। इसी प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो अगले के लिए अपन कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से दूसरी फ्रिंज की बात करूँ, और वो फ्रिंज कौन सी है, दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच में एक डार्क फ्रिंज होती है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करूंगा मैं इसके अंदर, और जब पुटअप करूंगा तो यहाँ से अपन जो है डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाल देंगे, है ना। डार्क फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डार्क फ्रिंज विड्थ ये हो जाएगी बीटा इज इक्वल टू, ये रहेगा आपका अंडर रूट में, है ना। कितना हो जाएगा अंडर रूट में, ये बनेगा 2n + 3, 2n + 3 माइनस अंडर रूट में 2n + 1, और ये बन जाएगा कितना आपका अंडर रूट में कितना है r म्यू, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका r लैम्बडा डिवाइड बाय म्यू बन जाएगा। तो ये आपके पास में डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ और वो डार्क फ्रिंज, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप इसको रखोगे n की जगह n + 1 रखोगे, सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है ना। तो ये इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये ब्राइट डार्क फ्रिंज विड्थ और ब्राइट फ्रिंज विड्थ दोनों की हमने यहाँ पर बात कर ली, तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपन जो है ट्रांसमिटेड लाइट में भी निकाल सकते हैं इस चीज़ को, और ट्रांसमिटेड लाइट में निकालने के बाद में क्या है कि हम यहाँ से जो है इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसमें आगे इसका एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन है टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सोर्स, ये इसका एप्लीकेशन है। तो किस प्रकार से अपन जो है इस सोर्स का वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें जो सोर्स है, सोर्स एज से हमें क्या किया है, इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया था, यहाँ सोर्स आया था आपका, बिल्कुल सोर्स था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, सोडियम लैम्प का हमने यूज़ किया था, उससे कितनी वेवलेंथ का लाइट निकला, उस वेवलेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो उस वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हमने बिल्कुल कहा कि भाई आपके यहाँ पर न्यूटन्स रिंग्स बनती है, बिल्कुल सर्कुलर न्यूटन्स रिंग्स बन जाती है आपकी, और हमने इसके लिए इसका डायमीटर भी निकाला। अब मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो है nth और n + pth, मैं बोल देता हूँ nth एंड n + pवा, मतलब n + pth, nv और n + pv, 1v नहीं n + pv ले लेते हैं अपन। तो n और n + pv जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज है ना, उनके व्यास क्या है, ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ मैं, डार्क फ्रिंज के लिए भी ले सकते थे इसको। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो इसके व्यास हैं dn की बात करूंगा, तो dn के लिए अपन यहाँ पर कह सकते हैं कितना होता है ये, तो dn = कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका कितना है, यहाँ से निकाला है मैंने इसको, बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन निकाली है, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2r, है ना, और ये रहेगा 2n + 1, है ना, लैम्बडा, और अपॉन में कितना रहेगा म्यू। भाई उधर से वर्ग इधर लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया, 2r 2n + 1 लैम्बडा अपॉन में म्यू, ये आपका हो जाएगा dn², ठीक है ना। और इसके बाद में अपन यहाँ निकालें तो dn + p की बात कर ले, n + pv के लिए, तो dn + p का स्क्वायर, n + pv की बात कर रहा हूँ, तो 2r लैम्बडा अपॉन में म्यू, ये तो एज इट इज़ है, और n की जगह क्या रख दूँ मैं, p रख दूँ, तो 2n + 2p + 1, मतलब n की जगह n + p रख दूंगा मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर, ये हो गई आपकी कौन सी 11, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 12, ऐसी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो dn + p का स्क्वायर माइनस dn², इन दोनों में से क्या होगा, ये तो कॉमन निकल जाएगा, तो 2r लैम्बडा अपॉन में म्यू तो निकाल लिया कॉमन मैंने, और अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2n + 2p + 1, और साथ में रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो माइनस का 2n माइनस का 1, ये रहेगा 2n से 2n कैंसिल, 1 से आपका 1 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 2r लैम्बडा और कितना है 2p × 2p अपॉन में कितना है म्यू, ये बचेगा। भाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको हमने घटाया, घटा के सॉल्व किया, तो ये 4p लैम्बडा अपॉन में r मुझे यहाँ पर मिल जाता है, तो 4p है ना, 4p लैम्बडा r अपॉन में म्यू, ये मुझे मिल जाता है dn, पर ये इक्वेशन नंबर 13 आपकी हो जाती है।
इस तरह से मुझे इक्वेशन मिल गई और ये इक्वेशन मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे लैम्बडा निकालनी है, तो लैम्बडा निकालने के लिए क्या करूँगा, और म्यूजिकल टू 1 रख दूँगा, क्योंकि आपका जो रिंग्स बनती है वो एयर में बनती है। तो म्यूजिकल टू 1 एंड मैं यहाँ से लैम्बडा के लिए इसको सॉल्व कर लो। लैम्बडा इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस का dn स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना है, तो ये आपका 4pr। इस इक्वेशन से भाई p क्या है, p इस स्लिट जो है, स्लिट की विड्थ है p, वो हमें पता चल जाएगी यहाँ से। r इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो हम स्फेरोमीटर की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है वो मुझे मिलेगा। n प्लस पी, dn प्लस पी और dn ये अपन निकाल ही चुके हैं, यहाँ पर इन फार्मूले में रख के वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे तो हमको वेवलेंथ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो है ब्राइट फ्रिंज की बात ना करता, डार्क फ्रिंज की बात कर रहा तो मैं ये फार्मूला यूज़ करता, है ना, और n की जगह n प्लस पी वी फ्रिंज में यहाँ से निकालता, dn स्क्वायर यहाँ से, तो भी मुझे यही फार्मूला मिलता है। और यहाँ पर मुझे फिर से इस p क्या है, p तो इसकी विड्थ अपन बोल देते हैं, ये इसकी p इसकी यहाँ पर सॉरी नंबर ऑफ, ये है आपका p क्या है, p जो है नंबर ऑफ आपकी फ्रिंज है ना, कोई कौन सी अपन ने पीवी फ्रिंज ली है, तो कोई सी कंडीशन जो फ्रिंज ली है अपन ने गिन के सेंटर से कि 1 2 3 4 कौन सी है वो, और इसमें वैल्यू रख के अपन इसको बिल्कुल पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास में मिल जाएगी लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ध्यान रखना, ये तो p तो आपका क्या है, ये तो अपने नाम दिया था इसको कि प्लेट है ये, बट ये p एक्चुअल में है क्या, तो p आप बोल रहे हो ना कि n और n प्लस pth, मतलब n तो आपको पता ही है, उसकी वैल्यू कोई भी 1 2 कुछ भी 2 है मान लिया, और pv कौन सी होगी, तो pv सबको 5वीं लिए, तो 5 और 2 7 बिल्कुल है, तो p की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। तो वो रख करके अपन इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके अपन लैम्बडा यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका लैम्बडा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, अपन प्रैक्टिकल में भी करते हैं इस चीज़ को, जिसका प्रैक्टिकल है हमारे पास में, हम वहाँ पर यही करते हैं कि हम जो रिंग्स की जो है बीटा निकालते हैं, फिर डी निकालते हैं, डी निकाल करके इस फार्मूले में रख करके हम क्या कर लेते हैं, भाई आप रेडियस निकाल लोगे सेंटर से, आपके पास एपरेटस है, पूरा एपरेटस में व्यवस्था होती है सारी की सारी, आप उसकी आर निकाल लो, भाई पहले 5वीं फ्रिंज लो, 5वीं फ्रिंज की आर निकाल लो, और 8वीं फ्रिंज लो, 8वीं फ्रिंज की आर निकाल लो, और वो निकाल करके उनका डबल कर दो, आपका डायमीटर निकल जाएगा। डायमीटर यहाँ रख करके और सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्फेरोमीटर की हेल्प से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करके यहाँ रख दो, लैम्बडा का मान हमें पता चल जाता है।